Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. Today we are going to start with the disablement risk factors. Last time we were discussing about biological factors and behavioral, lifestyle and psychological factors. So today we are going to continue with the physical environment फैक्टर्स. अब फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर्स में हमारे पास आर्किटेक्चरल बैरियर्स आ रहे हैं और अर्गोनॉमिक बैरियर्स आ रहे हैं. ठीक है, आर्किटेक्चरल बैरियर्स में इस तरह से कि हमारा होम इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है या वर्क प्लेस इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हुई है जिसकी वजह से एक पर्सन जो है प्रॉपर अपनी जो है वर्क नहीं कर पा रहा. ठीक है, अपनी प्रॉपर जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा. ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर जो है रिस्क फैक्टर्स का जो आपको जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है जिसकी वजह से डिसेबलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होम वर्क और स्कूल इन्वायरमेंट. जिस तरह प्रॉपर स्कूल में जो है बच्चे बैठते हैं, ठीक है, चेयर, ठीक है, अगर प्रॉपर चेयर एर्गोनॉमिक चेयर नहीं होगी तो उनके ऊपर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस आती है. इसी तरह वर्क रिलेटेड भी अगर कंप्यूटर टेबल जो है बहुत हाई है और जो है प्रॉपर एर्गोनॉमिक जो है एर्गोनॉमिक टाइप की जो हमारे पास जो है उसका वर्क प्लेस नहीं है तो भी उसके अंदर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. उसके अलावा जो है अगर वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बर्डन मिल रहा है या और मोनोटोनस वर्क मिल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे जो उसके कोलीग्स का या इन्वायरमेंट कोलीग्स का जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयर का वर्कर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है और फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है. ठीक है, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है ताकि हम डिसेबलमेंट के प्रोसेस को हम जो है रोक सकें. ठीक है, उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, जो लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती है. ठीक है, उसके अलावा उनकी प्रॉपर एक्सेस नहीं होती टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो लो इकोनॉमिक स्टेटस है ये भी जो है डिसेबलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, एक तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिलता प्रॉपर, ठीक है, तो भी डिजीज स्टार्ट हो सकती है. उसके अलावा उनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं होती तो भी डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. उसके अलावा अगर कोई इंजरी या ट्रॉमा वगैरह हो तो उनका प्रॉपर एक्सेस नहीं होती टू द हेल्थ केयर सर्विसेज तो भी जो है डिसेबलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो हमने इन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना ताकि हम डिसेबलमेंट के प्रोसेस को रोक सकें. उसके अलावा लो लेवल ऑफ एजुकेशन, इनएडुकेट एक्सेस टू हेल्थ केयर और लिमिटेड फैमिली और सोशल सपोर्ट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि इन चीज़ों की वजह से भी जो है डिसेबलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है. रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है. अब हमने देखना है कि जब भी अब रिस्क फैक्टर्स आ गए, ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमें पता चल गया है. अब हमने देखना है कि अगर पैथोलॉजी, एक्टिव पैथोलॉजी हो गई है, जिससे कोई डिजीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन रिस्क फैक्टर्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है. ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ बफर्स. ठीक है, बफर्स क्या है कि हमने इंटरवेंशन डिजाइन करनी है जो कि पैथोलॉजी, इंपेयरमेंट और फंक्शनल लिमिटेशंस की जो प्रोग्रेशन है उसको क्या करें, रिड्यूस कर सकें. ठीक है, इसमें हमारे पास इन इंटरवेंशन कौन से लेवल पे आएंगी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन. अगर आप पहले ही रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करो डिजीज होने से पहले तो वो प्राइमरी में आती है, लेकिन अब मैंने आपको बताया एक्टिव पैथोलॉजी, डिजीज हो गई है, अब उसके बाद जो आप इंटरवेंशन स्टार्ट कराओगे तो वो सेकेंडरी और टर्शरी में आती है, वो प्राइमरी में नहीं आती है. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, अब आपने जब रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फिजिकल एक्टिविटी, उसकी लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करानी है ऑन द डेली बेसिस. ठीक है, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट को आपने जो है इम्प्रूव करना है. उसको जो आर्किटेक्चरल बैरियर्स आ रहे थे, ठीक है, कि उसका घर या इन्वायरमेंट में कोई बैरियर्स थे जिसकी वजह से वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा था या जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, उन बैरियर्स को आपने ख़त्म करना है. ठीक है, उसके अलावा आपने जो है अगर वो उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करते हुए कोई मुश्किल हो रही है तो आपने उसे असिस्टिव डिवाइसेस देनी है ताकि वो क्या कर सके, जो है वो अपना काम कर सके और हम जो डिसेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको हम जो क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें. ठीक है, तो ये हमारे पास बफर्स हैं. क्या क्या बफर्स हैं कि आपने उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लेवल को इंक्रीज करना है, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट को आपने ऑल्टर करना है, आपने आर्किटेक्चर बैरियर्स को रिमूव कर देना है, असिस्टिव डिवाइसेस दे देनी है. ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स है बफर्स की जो कि हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी. ओके, अब हमारे पास ये प्रॉपर जो हमने पढ़ा है डिसेबलमेंट का प्रोसेस, ठीक है, ये हमने प्रोसेस इसलिए पढ़ा है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन से लेवल पे जो है किस टाइप की इंटरवेंशन देनी है.
ठीक है, और हमने किस टाइप का प्रिवेंशन प्रोसेस जो है स्टार्ट करना ताकि फर्दर जो है सिवियरिटी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है इफेक्टिव एफिशिएंट मीनिंगफुल फिजिकल थेरेपी केयर एंड सर्विसेज फॉर द पेशेंट हमने स्टार्ट करनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पेशेंट मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब जब पेशेंट मैनेजमेंट और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए पेशेंट और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, ठीक है, उसको क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग उसकी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। किस तरह से वो प्रॉपर जो है क्लिनिकल जजमेंट्स जो है वो बनाए, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, उसको नॉलेज होना चाहिए पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन, डिसेबिलिटी का, ताकि वो जो है प्रॉपर प्लान ऑफ केयर जो है पेशेंट के लिए डिजाइन कर सके। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास एक प्रॉपर जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो हमें क्या बताती है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू अ डायनेमिक complex process of reasoning and analytical thinking that involves making judgments and determination in the context of patient care। ठीक है, अब जो थेरेपिस्ट है उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो जो है जजमेंट्स दे, ठीक है, और जो है इतना ज़्यादा डिटरमाइन हो पेशेंट की केयर के लिए। ठीक है, तो वो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में आता है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास इसमें सबसे पहले फिजिकल थेरेपिस्ट की जो रीजनिंग आती है, सबसे पहले थिंकिंग आती है। ठीक है, उसने क्या करना है, प्रॉपर सेलेक्ट करना है कोई इंटरवेंशन। ठीक है, फिर आपने उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक प्रोसेस स्टार्ट करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, फिर उस सिलेक्शन को जो आपने भी चूज़ किया उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर फर्दर कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, ठीक है, कोई डिजीज है, उसको रोकने के लिए आपने इंटरवेंशन मैकेनिज्म स्टार्ट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट किए। ठीक है, आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सेलेक्ट की। ठीक है, फिर उसको आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाना शुरू कर दिया, आपने उसे 1 महीना कराई। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है कितना इफेक्ट पड़ा उसको। ठीक है, तो अगर नहीं इफेक्ट पड़ा तो आप उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस कर दोगे, आप उसके अंदर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर आप चेक करोगे कितना जो है फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है कि वो किसी भी थेरेपी को सिलेक्ट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, फिर चेक करे कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, अब इस सब के लिए सारे काम करने के लिए उसको इन डिसीजंस को बनाने के लिए उसके लिए उसके पास क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमने ये देखना है कि अब जो हम जब भी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ हम जो थेरेपिस्ट है उसने अकेले ने जो है डिसाइड जो डिसीजन नहीं लेना होता, उसने जो है उसके साथ जो वर्क टीम, ठीक है, रिहैबिलिटेशन में कोई टीम है, ठीक है, जिस तरह साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सब के साथ मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर द स्किल्ड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग पेशेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट को उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप उस थेरेपिस्ट के पास पहला एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, उसके पास पहले उस ऑस्टियोआर्थराइटिस को डील करने का पहले क्लिनिकल एक्सपीरियंस है या नहीं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा उसको मुझे पता होना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड क्या क्या बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को उसको रिकॉल करने की एबिलिटी हो। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई अनफेमिलियर उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसको पहले उसने कभी डील नहीं किया। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल के उसके पास आ गई है टेंडिनोपैथी या इम्पीजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, उसने शोल्डर पे जो इम्पीजमेंट सिंड्रोम होता है उसने पहले कभी उसको डील नहीं किया। ठीक है, तो उसने जो है अपनी कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स को यूज़ करके जो है प्रॉपर नेसेसरी नॉलेज ऑब्टेन करना है ताकि उसको वो अच्छे तरीके से डील कर सके। ठीक है, और उसके अलावा उसको न्यू नॉलेज और प्रायर नॉलेज को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। उसके अलावा जब उसने हिस्ट्री लेनी है तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टाइल उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एविडेंस लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उसने चूज़ किया कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज परफॉर्म कराएगा पेशेंट को। ठीक है, अब वो ऐसे ही नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी, उसको एविडेंस लेना चाहिए, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, पेशेंट से हमने ये पूछना है कि जो है अगर वो चाहता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो हैं
वो जल्दी ठीक होना चाहता है, तो हम ये देखेंगे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का शॉर्ट टर्म इमीडिएट इफेक्ट है या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है। उसके अलावा हमने देखना है कि लिटरेचर में इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स। ठीक है, तो फिर हमने उस लिहाज से फिर हमने अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है डिज़ाइन करना है। जब हम एविडेंस जो है अपनी ट्रीटमेंट का चेक कर लेते हैं लिटरेचर से, देन उसके बाद हमने देखना होता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, ठीक है, आपने उसको क्रिटिकली ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सी जो है इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप पहले उस लिहाज से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, एंड देन उससे रिलेटेड आपने फिर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक फाइनल स्टेप देना है, उसको सिंथेसाइज करना है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने से या प्रायोरिटाइज करने से क्या आपके पास मेन चीज़ आई है। ठीक है, उस मेन इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक किसी डिजीज़ का क्लिनिकल पैटर्न पता चल जाएगा। जिस तरह टीबी का एक क्लिनिकल पैटर्न अलग है। ठीक है, अगर सिंपल फ्लू है तो उसका क्लिनिकल पैटर्न अलग है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो उससे आपको किसी भी डिजीज़ के क्लिनिकल पैटर्न का पता चलता है। ठीक है, जब आपको डिजीज़ के पैटर्न्स वगैरह का, ये सिम्टम्स साइंस वगैरह उसकी सारे डेवलपमेंट का पता चल गया है, देन आपने देखना है कि उसको आपने ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि हम जो है एंटीबायोटिक्स दे के जो है हम टीबी को ठीक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है, आप उसको टेस्ट करते हो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर सही होगी तो पॉजिटिव हो आ जाएगी, अगर नेगेटिव होगी या ज़ीरो, ठीक है, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कह देंगे। ठीक है, तो हमने पहले चीज़ों को टेस्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना होता है, अब ये टेस्टिंग जो है आप रिसर्च से भी चेक कर सकते हैं, और आप अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसके ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई फर्स्ट टाइम कोई ट्रीटमेंट देने लगे तो उसको आप हाइपोथेसिस कहेंगे, लेकिन अगर एक चीज़ को आपने पहले भी कई मरतबा यूज़ हो चुकी है, वो लिटरेचर में भी उसके पास एविडेंस है, तो उसके ऊपर आपको हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, जब आपने ट्रीटमेंट डिज़ाइन करनी है, मैंने पहले ही बताया कि आपने पेशेंट्स की नीड्स का ख्याल करना है कि वो क्या चाहता है, कि वो कितने अरसे में ठीक हो जाए, या वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहता है, या उसके क्या गोल्स हैं। ठीक है, उस लिहाज से आपने जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसी लिहाज से फिर आप जो है अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाओगे। ठीक है, जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो अब फिर आपने देखना है कि अगर वो जो है आप उसको मॉनिटर करोगे, अगर वो सही है, ठीक है, तो आपको उसको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको और बेनिफिशियल बनाना है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, या अगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा देन भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हमने वो कौन से स्टेप्स देखने हैं ड्यूरिंग द पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल, ताकि हम जो है अच्छी इफेक्टिव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कर सकें।